नमस्कार दोस्तों, एशियन न्यूज के खास प्रोग्राम संतुलन का समीकरण यानी बैलेंस इक्वेशन में आपका स्वागत है। हमने बहुत सारे जो हमारे अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, हमने उनसे भी बातचीत की और उनके विचारों को भी हमने इसमें समाहित किया है। तो हम बारी बारी से सारे विचारों को लेंगे ताकि एक गंभीर विमर्श सामने आए कि वाकई में ये चुनावी नारा तो नहीं है या उसके आगे भी कुछ है। देश में जो अमीरी गरीबी की खाई है उसमें हमारी वर्तमान सरकारें भी बहुत काम कर रही हैं। जैसे बहुत सारे लोग इस पे आपत्ति उठाते हैं कि शिवराज जी ने लोगों को मुफ्त में बांट रहे हैं। लोग बाग को मुफ्त में नहीं बांट रहे हैं वो, मगर लोग बागों को एक स्तर पे लाने का उनने प्रयास किया था। अब ये है कि अब वो जब एक स्तर पे आ चुके हैं, जब लोगों के अंदर शिक्षा का प्रभाव बढ़ चुका है, जो एक समय पे अभाव हुआ करता था, तो ये कहीं ना कहीं एक प्रयास हो चुका है कि अब लोग जागरूक हो चुके हैं शिक्षा के प्रति भी, अपने भविष्य के प्रति भी। तो ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं वो खाई जो है वो अपने आप कम होती जा रही है। जो अमीर हैं वो भी अब प्रॉपर टैक्स दे रहे हैं, जो गरीब हैं वो भी अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं। भगत सिंह ने एक बात कही थी, कहीं ऐसा ना हो कि गोरे अंग्रेज चले जाएं और काले अंग्रेज हम पे राज करें। तो कहीं ना कहीं जो 70 सालों से एक हम लोग देखते आ रहे थे, जो पूर्व में सरकारें थीं जो इसको गलत माध्यम से चला रही थी, आज कहीं ना कहीं एक भविष्य दिख रहा है भारत को, और जहां हम लोग एक बहुत विश्व पटल पे हमारे भारत को देखते हैं कि सिरमौर होते जा रहा है। जैसे अभी जब हमारे प्रधानमंत्री जी अमेरिका गए थे, जब वो प्रधानमंत्री बने, तो वहाँ पे एक चीज़ पूछी गई थी उनसे कि आपका विज़न क्या है भारत को लेके और ऐसी क्या खासियत है। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि एक चाय बेचने वाला आज अमेरिका के यहाँ पे आके खड़ा हुआ है संसद में, और उसके सम्मान में आप सब खड़े हैं। यही भारत का विज़न है। तो अगर ये होगा तो हर चाय बेचने वाला कल को नरेंद्र मोदी बनेगा और कहीं ना कहीं ये खाई अपने आप कम हो जाएगी। ये बहुत बड़ा सवाल आप सब उठा रहे हैं, अमीरी और गरीबी की खाई। भारतीय जनता पार्टी दक्षिणपंथी पार्टी है, पूंजीवाद की समर्थक है और भारतीय जनता पार्टी के मूल में है कि पैसे वालों को कैसे बढ़ाया जाए। आज राहुल गांधी या तमाम विपक्ष के नेता, विशेषकर वामपंथी लोग, जिन बातों को शुरू से कहते आ रहे हैं कि देश में गरीब और गरीब हो रहा है और अमीर हो रहा है, और अब तो अमीरों के बीच ये हो रही है कि कुछ लोग अमीर हो रहे हैं। देश के 2, 4, 5 घराने के पास संपत्ति का 90% हिस्सा 5 लोगों के पास है और 10% में बाकी अमीर हैं। जहां तक किसान की, मजदूर की आर्थिक आय बढ़ाने की बात है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की बात विपक्षी पार्टी कांग्रेस क्यों करती है? ताकि किसान के जेब में पैसा जाएगा, किसान के जेब में जब पैसा जाएगा तो बाजार समृद्ध होगा, उससे गरीबी दूर होगी, रोजगार मिलेगा। लेकिन आज की वर्तमान की जो 10 साल की सरकार है, जो दक्षिणपंथी सरकार है, जो पूंजीवादी सरकार है, वो 80 करोड़ लोग को 5 किलो मुफ्त राशन देके खुश है कि हम गरीबी दूर कर रहे हैं। शौचालय की बात करके खुश है। शौचालयों के लिए पानी लगता है, शौचालयों के लिए और व्यवस्था वहां करनी पड़ती है। शौचालय है और पानी नहीं है तो क्या गरीबी आप दूर करने की बात कर रहे हैं? और सबसे बड़ी समस्या आई है महंगाई की। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि 400 रुपये, 450 रुपये प्रतिदिन कमा के व्यक्ति अपना घर नहीं पाल पा रहा है, जबकि वो जब 50 और 100 रुपये कमाता था तो अपना घर चला लेता था। क्योंकि उस समय चावल 1.5-2 रुपया किलो हुआ करता था। आज 60 रुपया किलो चावल है, आज 160 रुपया किलो दाल है, आज 180 रुपया किलो तेल है। तो जो महंगाई का गरीबी का सबसे बड़ा कारण है महंगाई। जब तक महंगाई कंट्रोल करने के साधन नहीं होगा, अमीरी गरीबी खाई नहीं पा सकते। और देश के संसाधनों का अधिकार जब तक जन जंगल जमीन आदिवासी भाइयों को और जंगल वासियों को नहीं मिलेगी, तब तक अमीरी और गरीबी खाई आप दूर नहीं कर सकते। ये बहुत गहन चिंतन का विषय है। मैं तो साधुवाद देता हूं कि आप इसे बहस करा रहे हैं। अब अमीरी और गरीबी की बात होनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस के राहुल जी जब पद यात्रा किए कन्याकुमारी से कश्मीर, उस पद यात्रा में जो उनको मालूम चला देश के हालात, उन्होंने न्याय की बात की। और न्याय में क्या बात किया? महिला न्याय 8,500 रुपये महीना देंगे, युवा न्याय 1 लाख रुपये महीना देंगे। ये क्यों बात कर रहे हैं? उनको दिख रहा है कि खाई बहुत बढ़ गई है। और ये बात निश्चित रूप से सही है कि आज की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी सबका विकास, देश का विकास, सामूहिक विकास की बात कर रहे हैं। लेकिन केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का और भारतीय जनता पार्टी के उद्योगपति मित्रों का विकास हो रहा है, ये सच्चाई है। और जब न्याय के सिद्धांत पे काम होगा तभी इस देश की गरीबी दूर हो सकती है। और गरीबी दूर करने के लिए तो ऐसी योजना लानी पड़ेगी कि अमीर और गरीब की खाई खत्म हो।
देखिए, ऐसा है कि अगर हम अमीरी और गरीबी के बीच के अंतर की बात करें तो ये निश्चित तौर पे भारत जैसे विकासशील देशों की एक बड़ी परेशानी है। अगर हम इसको दूर करने के लिए कुछ मुख्य बातों की बात करें तो सबसे पहले जो मुझे लगता है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, निश्चित तौर पे हम जैसे सड़क, बिजली, पानी, इनकी सुविधाओं को बढ़ाएंगे तो उस तरह से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे गरीबी अमीरी का अंतर कम होने की कोशिश होगी। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो हमें करना आवश्यक है। जैसे अगर मैं बात करूं तो हमको वुमेन एजुकेशन को बढ़ावा देना पड़ेगा, स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना पड़ेगा। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी हुई बहुत सारी जो स्वरोजगार की योजनाएं हैं, सामाजिक जो विकास की योजनाएं हैं, उनको भी बढ़ावा देना पड़ेगा। इनके अलावा कुछ और अगर मैं बात करूं, कुछ निश्चित तौर पर डेवलपमेंट की बात करूं तो उद्योगों को बढ़ावा देना बहुत आवश्यक है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे लगता है सरकार को, अगर उस पर सरकार बहुत बेहतर तरीके से ध्यान देगी तो डेवलपमेंट निश्चित तौर पे हो पाएगा, वो है उद्योगों को बढ़ावा देना। तो अगर हम थोड़े से ऐसे उद्योग जो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हों, कृषि से जुड़े हों, अगर हम उनको विकसित कर पाएंगे तो भी काफ़ी जो गरीबी और अमीरी की खाई है वो कम हो सकेगी। शिक्षा को बढ़ावा देना, शिक्षा के लिए विशेष तौर पे जो स्किल डेवलपमेंट से जुड़े हुए स्कूल हैं, जो उस क्षेत्र से संबंधित पॉलिटेक्निक से जुड़े हुए स्कूल हैं, उनको भी बढ़ावा देना आवश्यक है, तो वो भी जरूरी। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, अगर हम ये करेंगे तो निश्चित तौर पे इनसे जो गरीबी और अमीरी की खाई है देश में वो कम होगी निश्चित तौर पर। अमीरी और गरीबी की खाई तो दूर हो ही रहा है, लेकिन हम अधिकतर देखें कि गरीबी दूर करने के लिए जो राज्य सरकारें हैं या केंद्र सरकारें हैं, भारत सरकार है, विभिन्न योजना के माध्यम से गरीबी दूर हो, इस कारण से बहुत सारे योजना चला रहे हैं। खाद्यान्न योजना से लेकर के बहुत सारी योजनाएं हैं जो गरीबी हटाने का प्रयास सरकार के माध्यम से होता है। लेकिन वो तो सरकार की प्रयास है और ये सरकार का प्रयास निरंतर चलता ही रहेगा। लेकिन हमारा यह मानना है कि गरीबी जब हटेगा जब लोगों में जागरूकता आएगा। मुफ्त में आपको राशन दे रहे हैं, मुफ्त में सरकार आपको योजना बना करके दे रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि गरीबी दूर हो जाएगा। हमको थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा। जागरूक होने के साथ साथ हमारे जो बच्चे हैं, युवा पीढ़ी है, उसको शिक्षा के क्षेत्र में हमको आगे बढ़ाना होगा। अच्छे शिक्षा देंगे, अच्छे संस्कार देंगे तो निश्चित रूप से वही हमारे जो बेटी बेटियां हैं वो प्रशासन स्तर पर पे कोई अधिकारी बनेगा, कोई किसी भी, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो हमको योजना हमारे बच्चे जानते नहीं है, केवल नौकरी के पीछे भागते हैं। और मेरा यही मानना है कि शिक्षा वो माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने परिवार को उच्च शिखर पर पहुंचा सकते हैं और संपन्न भी हम बन सकते हैं। तो यह है कि शिक्षा के स्तर को हम सबको अपने बेटे बेटियों को पढ़ाना होगा, तो निश्चित ही हमारा बेटे बेटियां जो है पढ़ लिख करके साधन संपन्न बनेंगे, जिससे गरीबी दूर किया जा सकता है। देखिए, वो सरकार की योजना अलग अलग माध्यम से सोचते हैं, लेकिन ये मतलब हमको सोचना है कि राशन मिल गया, महतारी वंदन का पैसा मिल गया तो हम घर में बैठ करके हम चैन के नींद रहें, ऐसा नहीं है। वो तो सरकार की योजना है, लेकिन हम आने वाले पीढ़ी, हमारी संतान जो है, उसके लिए हमको क्या करना है, उसको अच्छे से पढ़ा लिखा करके उसको योग्य बनाए, अच्छे से उसको रास्ता बताएं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म, मैं पहले ही बताया कि प्लेटफॉर्म बहुत चीज है, केवल सरकारी नौकरी के अलावा भी बहुत चीजें हैं जो हमारे बच्चे उसको कर करके साधन संपन्न बन सकते हैं। देखिए, तमाम दुनिया में बहुत सारे देश हैं, उसमें हमारा भी देश है। सबसे ज़्यादा आबादी और सबसे युवा देश है। सबसे युवा देश होने के बावजूद भी हमारे यहाँ बेरोजगारी का मेन कारण ये है कि जो हमारी जो क्या कहते हैं, जितने भी सरकारें आती हैं वो अपनी भला करती हैं, पब्लिक का भला नहीं करती हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि असमानता हमारे बीच में। असमानता इन द सेंस कि अगर मान लीजिए कोई गरीब है तो वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है, और जो अमीर है वो आगे बढ़ते जा रहा है। जो भी राजनीति में आता है, जो भी अपने सरकार चलाता है, वो क्या कहते हैं, अपने आप को और अपने बच्चों को ही आगे बढ़ाता रहता है। और साथ ही देखेंगे आप, एक चीज़ गौर करिएगा कि जो जिस भी पोस्ट में रहता है उसके बच्चे या फिर उसके परिवार वाले जो हैं वही उसी में आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ये असमानता है, ये असमानता के कारण ही बहुत तकलीफ बढ़ती है। दूसरा क्या है कि जो पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन है,
सब जो है वो असामान्य हो गया है। तो अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। तो इसको पाटने का तरीका ये है कि हमें समानता लानी है हर चीज़ों में, और समानता इन द सेंस कि मतलब हम सबको मतलब समान अधिकार मिले, हर एक कार्य क्षेत्र में समान अधिकार मिले। हम क्या कहते हैं पैसे को ना ध्यान दे के उनकी क्या कहते हैं क्वालिटी को ध्यान दें कि कौन कितना अच्छा क्या कहते हैं सक्षम है करने में, और उसको आगे बढ़ाया जाए। अगर सरकार इन चीज़ों में ध्यान देगी तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और देश में गरीबी हट पाएगी। सरकारें बोलती हैं कि कई रोजगार के अवसर जो है वो देते हैं लोगों को, चाहे किसी भी तरीके से। अब कई ऐसी योजनाएं चला रही है गरीबों के लिए, तो इतनी सारी योजनाओं के बावजूद भी गरीबी दूर नहीं हो पा रही है। तो क्या लगता है कि सरकार खुद इन लोगों को कमजोर बना रही है? देखिए, सरकार योजनाएं बहुत बनाती है और इसको क्या कहते हैं हाँ, धरातल में किसी को लाभ मिल नहीं पाता क्योंकि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल नहीं बन पाता। वो चैनल बनना बहुत अच्छा जरूरी है ताकि वो क्या कहते हैं जो जिनका अधिकार है उस योजना के लाभ का वो मिलना उनको बहुत जरूरी है, और वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को अगर सुधार लिया जाए तो सब कुछ ओके हो सकता है। भारत देश के अंदर जिस प्रकार से अमीरी और गरीबी की खाई बढ़ रही है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। और इसके सबसे बड़े जो मुख्य कारण हैं वो दो कारण उभर करके सामने आते हैं। एक तो अशिक्षा, और अशिक्षा के साथ साथ जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि का भी कारण कहीं ना कहीं अशिक्षा है। सरकारें प्रयास कर रही हैं कि ये अमीरी गरीबी की खाई है वो पटे, और जो अंतर अमीरी और गरीबी के बीच का वो समाप्त हो। लेकिन सरकारें इस कार्य के साथ साथ इस बात की तरफ ज़्यादा ध्यान देती हैं कि उनका वोट बैंक तैयार हो, उनको उसका लाभ किस तरीके से मिलेगा, और जो जनता को लाभ मिले उसके बदले में उनकी सरकारें वापस रिपीट करें। इन चीज़ों की तरफ भी कहीं ना कहीं ध्यान होता है। और इसका प्रभाव क्या होता है कि जो लोग लाभान्वित होते हैं वो बार बार लाभान्वित होते हैं, जो लोग वंचित रह जाते हैं सरकारी योजनाओं से वो लगातार वंचित रह जाते हैं। आप देखिए कि अगर एक व्यक्ति को सरकार आवास दे रही है और वो थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, बुद्धिजीवी है, तो पता चलता है कि पहले उसके एक बेटे को आवास मिल गया, फिर उसके दूसरे बेटों को आवास मिल गया, फिर तीसरे बेटे को मिल गया, और बगल का ही जो दूसरा व्यक्ति है वो उस लाभ से वंचित रह गया। तो इस तरीके की योजनाओं को बनाने से पहले ये ध्यान देना होगा कि ऐसा ना हो कि सारा की सारा लाभ जो गरीब वर्ग है, गरीब वर्ग के नाम पर एक ही परिवार को मिले। दूसरी तरफ क्या है कि अशिक्षा के कारण लोग ज़्यादा बच्चे कर रहे हैं, सोचते हैं ज़्यादा बच्चे होंगे तो ज़्यादा पैसा कमाएंगे, ज़्यादा रोजगार करेंगे, ज़्यादा नौकरी करेंगे, और इस कारण से भी जनसंख्या की वृद्धि हो रही है। और जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या होता है कि एक परिवार के पास अगर 5 बीघे की जोत है तो और उसके 5 बच्चे हैं तो पता चल रहा है 1-1 बीघे की जमीन उसके पास बची, अगली पीढ़ी में वो भी उसके पास नहीं बचती है। तो ये जनसंख्या वृद्धि बहुत बड़ा कारण है कि गरीबी को जिस प्रकार से बढ़ावा मिलता है। दूसरी तरफ क्या है कि जो आरक्षण की व्यवस्था है, आरक्षण की व्यवस्था में भी ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं कि एक परिवार जो पढ़ लिख करके डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया या अधिकारी बन गया, उसको बार बार चूँकि बुद्धिजीवी है वो आज की डेट में, और उसी को लाभ मिल रहा है, जबकि सर्कुलेशन में लाभ मिलना चाहिए। अगर वो SC ST है उसको लाभ मिल रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन होता क्या है कि एक परिवार को ही लाभ मिल रहा है। इसमें भी जो गरीब व्यक्ति हैं, जो गरीब परिवार हैं, जो वास्तव में वंचित रह गए विकास से, उनको लाभ मिलना चाहिए। एक बार इसको लाभ मिल गया, अब उसको छोड़ करके दूसरों को लाभ मिलना चाहिए, SC वर्ग में ही, OBC वर्ग में ही। तो साथ ही साथ जो वास्तव में गरीब लोग हैं उनके लिए एक पुख्ता इंतजाम करने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा कि क्या ये वास्तव में गरीब है। आप देखिए कि 80 करोड़ लोगों को अगर खाद्यान्न मिल रहा है तो क्या 80 करोड़ लोग उनमें से उस लाभ को पाने के हकदार हैं? तमाम सारे घरों में 4 व्हीलर है, 4 पहिया गाड़ी है, उनके पास अच्छा मकान है, घर में कोई ना कोई नौकरी में भी है, लेकिन क्या है कि दूसरे व्यक्ति के नाम पर वो राशन कार्ड बना हुआ और वो राशन का लाभ उठा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखना होगा कि सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तव में जो गरीब है उसको मिले, ऐसा ना हो कि बार बार रिपीट होकर के उसी को मिले। तो अगर जनसंख्या वृद्धि पे कंट्रोल किया जाए, साथ ही साथ शिक्षा का बढ़ावा हो, साथ ही साथ योजनाएं पुख्ता तरीके से बनाई जाएं जिससे कि जो वास्तव में वंचित है उनको लाभ मिले, तो बिल्कुल इस तरीके की समस्या से निजात पाया जा सकता है। उसके साथ साथ
केवल BA MA कर लेने से नहीं होता है। इसके डेवलपमेंट के लिए सरकार काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। आपके पास योग्यता क्या है, आप काम क्या कर सकते हैं। जब तक आप कोई काम अलग काम नहीं कर सकते हैं, केवल डिग्री के आधार पर सोचेंगे, तब तक तरक्की कैसे होगी, बढ़ोतरी कैसे होगी, आपको काम कैसे मिलेगा, आप अपना काम कैसे स्थापित करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाए तो बिल्कुल जो ये गरीबी अमीरी की खाई है, इसको पाटा जा सकता है। देखिए, देश 70 साल पहले आज़ाद हुआ था, तब से इस बात को लिया चला आ रहा है कि साहब देश में गरीबी है। उस गरीबी को हटाने के लिए 70 साल में जो भी देश का प्रधानमंत्री बने, उन्होंने प्रयास करे और वो प्रयास में सफल नहीं हुए। वर्तमान समय में एक ये मुद्दा चल रहा है कि देश में 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है और कुछ के तरफ से ये बात आ रही है कि 80 करोड़ लोगों को राशन इसलिए दिया जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा गरीबी में है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं उसको दूसरे दृष्टि से देखता हूँ। मैं उसको ऐसे दृष्टि से देखता हूँ कि जिस कॉलोनी में मैं रहता हूँ, वहाँ जितने गरीब लोग जो घर में काम करने आती हैं, उन लोगों को वो राशन मिलता है। वो जो राशन उन्हें मिलता है, उससे उनका जीवन यापन चल जाता है। और वो जो घर में काम करती हैं या कहीं और जगह उनके बच्चे काम करते हैं, उनसे जो वो पैसा प्राप्त करते हैं, उनसे उनका स्टेटस बढ़ता है। स्टेटस में कह लो कि अगर किसी को 4,000 रुपये मिले तो वो 4,000 रुपये जो राशन उन्हें मिल रहा है, चूँकि उस पर तो खर्च होते नहीं हैं, क्योंकि वो उस राशन से उनका जीवन यापन हो जाता है। वो 4,000 रुपये से वो मार्केट से फिर कोई अपनी शर्ट लाता है, कोई अपना और सामान लाता है, तो कहीं ना कहीं उनका स्टेटस उसमें बढ़ता है। कोई गाड़ी खरीद लेता तो उसकी किस्त जमा करने लगता है। तो आज के परिदृश्य में अगर आप देखें, आप किसी भी झुग्गी बस्ती में चले जाएं, किसी भी गरीब बस्ती में चले जाएं, अपन कहते हैं गरीब बस्ती, आपको वहाँ 1 लाख की गाड़ी 2 व्हीलर भी खड़ी मिलेगी, आपको वहाँ टीवी भी मिलेगी, आपको वहाँ फ्रिज भी मिलेगा, आपको वहाँ कूलर भी मिलेगा। ये कारण इसलिए मिलेगा कि वो जो राशन मिल रहा है उनको, चाहे वो राज्य सरकार की योजनाओं के द्वारा उनको फ्री में मिल रहा है, चाहे केंद्र सरकार की योजना के द्वारा उन्हें फ्री में मिल रहा है, उसके कारण उनको घर में पैसा लगाने का या अपने जीवन यापन करने के लिए पैसा लगाने के लिए उनके पास उनको दिक्कत नहीं है। और वो एक्स्ट्रा पैसा जो वो कमाते हैं, उस पैसे से वो अपनी जो गरीबी है उसको धीरे धीरे करके वो ऊपर आ रहे हैं। तो मेरा तो व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि जो 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, केंद्र से मिल रहा है, और जो राज्य सरकार है पूरे देश में जो जहाँ जो स्कीमों के माध्यम से जिन को पैसा मिल रहा है, उससे धीरे धीरे देश ऊपर ही बढ़ रहा है, गरीबी में नहीं जा रहा है। ऐसा नहीं है कि 80 करोड़ को अपन बंद कर देंगे तो 80 करोड़ लोग जो है वो सड़कों पर उतर आएंगे। ऐसा कभी ना तो पहले कभी हुआ और ना अभी होने वाला है। तो इससे जो ऊपर आ रहे हैं, जो मध्यम वर्ग को टच कर अभी नहीं कर पाए, लेकिन मध्यम वर्ग से थोड़े नीचे जरूर वो लोग आ चुके हैं। क्योंकि हम देखते हैं हर काम करने वाला व्यक्ति जो है वो 80-90 हज़ार 1 लाख की बाइक से तो आता है, तो अपन उसको गरीब नहीं कह सकते। हमारे देश में जो गरीब और अमीर के बीच में एक जो बड़ी लंबी सी खाई है, जैसा कि 80 करोड़ लोग के आसपास जो है वो फ्री राशन सरकार से प्राप्त कर रहे हैं, तो इसको दूर करने का एक जो सबसे मुफीद तरीका हो सकता है वो यही है कि लोगों को स्किल बनाया जाए, लोगों को एजुकेट किया जाए, लोगों को कोई हुनर सिखाया जाए, जिससे कि वो अपना खुद का रोज़गार सृजन करके खुद का तो पेट पाल ही पाएँ और साथ ही साथ वो दूसरे लोगों को रोज़गार दें। तो उससे क्या होगा कि लोगों के जो आर्थिक स्तर है उसमें सुधार आएगा। ये जो सरकार का भी एक चलन चला आया है पिछले कुछ समय में कि फ्री में सारी चीज़ें सरकार बांट रही है, उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। उसमें अमीर और गरीब के बीच का ये जो अंतर है बना ही रहेगा। इसके लिए बहुत ज़रूरी ये है, सरकारों को ये करना चाहिए कि जितने भी सारे लोग हैं, जितने भी सारे युवा हैं, उनको रोज़गार उपलब्ध कराएं, उनको स्किल कराया जाए, उनको कोई ऐसा हुनर सिखाया जाए जिससे वो खुद का रोज़गार खड़ा कर सकें और दूसरे लोगों को भी इसमें रोज़गार दें। यही एकमात्र इसका साधन आज की तारीख में हमें समझ में आता है। क्या वजह मानते हैं गरीबी का और कैसे इस गरीबी को दूर किया जा सकता है? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सरकार दुनिया भर की योजनाएं लाता है और बड़े आदमी को और बड़ा होते जा रहा है। गरीब तो गरीब है ही है, और हमेशा सरकार बोलती है कि हम गरीबी हटा रहे हैं, ये योजना ला रहे हैं, वो योजना ला रहे हैं। बैंकों में जाओगे तो कर्ज लेने के लिए 10,000, 5,000, 20,000 की जो कर्ज है उसके लिए वो 50 चक्कर काट रहा है, जिसके बाद
सरकार बोलती है कि हम इतना सरल सहज में आप गरीबी को, छोटे छोटे ठेला वाले व्यापारी है, दुकानदार है, पान दुकान है, चाय दुकान है, उनको 10,000 20,000 के 50 चक्कर तो बैंक कटवाता है। कौन लेगा लोन? अब कैसे ऐसी है? और ये सरकार जो दुनिया भर की मुफ्त में जो देने का जो वो बनाया है, ये स्कीम बेकार है, ये बिल्कुल गलत है। आप समानता लाना है तो सब चीज को एक रेशो में लाइए। रोजगार है नहीं, गरीबी दूर होगा तो रोजगार दे ही नहीं रहे हो, नौकरियां लग नहीं रही है, कहाँ से दूरी बढ़ेगी? और बड़े आदमियों को दुनिया भर का बैंक लोन, ये लोन, लोग भाग जा रहे हैं पैसा लेके। भारत सरकार कर क्या रहे इसके लिए? नीरज मोदी भाग गया करोड़ों अरबों रुपए लेकर, और मालिया लेके भाग गया। क्या हुआ इस पर? आज वो जाके विदेश में ऐश कर रहे हैं, उस पैसे से वहाँ कंपनी खोल के और वहाँ शेयर बाजार बना के अपनी धंधा कर रहे हैं। ये गरीबी और अमीरी के बीच की खाई को कैसे पाटा जा सकता है? ये भी पाट सकते हैं कि जब तक आप रोजगार, छोटे छोटे व्यापारी, छोटे छोटे दुकानदार, मजदूरों को, इनको सहज, अब ये फ्री का चावल और फ्री का तेल नमक का बहाना करके सरकार उल्टा इनसे अब यहाँ पर बोल रहे हैं 1,000 रुपए दे रहे हैं। आप तुरंत 1 महीना पैसा नहीं दिए हैं, तुरंत आपने नुकसान ऑफिस में 10% से 40% बढ़ा दिए। आप 1,000 दे के कितना पैसा पर डे ले रहे हैं ये बताएं पहले। 1,000 देने का मतलब क्या है? आपने उसी आदमी से नुकसान ऑफिस से आपको क्या लगता है कि कानून, संपत्ति, ये सारी चीजों को सामान्य कर दे तब ये दूर हो सकती है, लगता है आपको? ये इसको सामान्य स्थिति में सबको एक रेशो में लाना पड़ेगा। बाजार को भी आपको समझना पड़ेगा। यहाँ बाजार की रेट कौन? सुबह जाओ तो कुछ रेट, शाम को जाओ तो कुछ रेट, दोपहर को जाओ तो कुछ। बाजार का कोई मापदंड नहीं है। सरकार महंगाई पे एक शब्द बात नहीं करती। में विकास की गति में वृद्धि हुई है, साथ ही साथ संपन्नता भी बढ़ी है, लेकिन इसके साथ ही साथ अर्थव्यवस्था में आर्थिक असमानता भी विद्यमान है। गरीबी और अमीरी के बीच एक जो खाई बनी हुई है उसको कम करने के लिए अतीत में भी कई कोशिशें की गई। खास तौर पर जैसे उदाहरण लिया जाता है कि विरासत कर लगाया गया, आयकर प्रणाली को काफ़ी प्रगतिशील बनाया गया, लेकिन ये सभी प्रयास बावजूद इसके कि प्रभावी हो सकते थे, लेकिन भारत में प्रभावी नहीं हुए। उसकी बड़ी वजह ये थी कि जो गरीब हैं उनकी मुख्य समस्या है कि उनमें जो आर्थिक शक्ति है या एक आय को बढ़ाने की शक्ति है कह सकते हैं, उसमें इजाफा करने की ज़रूरत होती है। और इस पर हाल के वर्षों में अगर देखा जाए तो लगातार जो एक सामाजिक सामर्थ्य के विकास का कार्यक्रम चलाया गया, स्वरोजगार का कार्यक्रम चलाया गया, वो अधिक प्रभावी हो सकता है। आमने सामने अगर देखें, जैसे गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, लेकिन गरीबी हटाओ नारा देने के साथ साथ जो कार्यक्रम खास तौर पर लागू किए गए वो ऐसे कार्यक्रम थे जिनको कहा जाता है कि गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन के कार्यक्रम थे, और इसमें मुख्य फोकस था मजदूरी रोजगार पर। स्वरोजगार को फोकस किया जाना चाहिए, और जब हम स्वरोजगार की बात करते हैं तो ज़रूरत इस बात की है कि जो गरीब लोग हैं उनकी आर्थिक सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए उनमें उद्यमिता का विकास किया जाए, कौशल का विकास किया जाए, उनको प्रशिक्षित किया जाए, उनके लिए पूंजी की व्यवस्था की जाए, और जब उत्पादन वो करें, उत्पादनशील क्रियाओं में लग जाएं, तो जो उत्पादन हो उसको विपणन के लिए सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। साथ ही साथ ये भी आवश्यक है कि जो एक गरीबों के स्तर पर ज़रूरत खास होती है कि उन्हें अगर उचित शिक्षा की व्यवस्था कर दी जाए, जैसे उच्च शिक्षा की व्यवस्था है, और उनको डॉक्टरी पेशे में जाने की व्यवस्था कर सकते हैं के लिए शिक्षा दी जाए, उनको इंजीनियर बनाने के लिए विशेष शिक्षा दी जाए। साथ ही साथ आवश्यक होगा कि उनके हेल्थ केयर के भी व्यवस्था कर दी जाए। मैं समझता हूँ कि अगर उनको उनकी आय को बढ़ाने के लिए ताकतवर बना दिया जाए तो ये ज़्यादा प्रभावी होगा, और इससे जो आय और संपत्ति के बीच जो एक प्रकार का असंतुलन कायम हो रहा है उसे थामने में भारी मदद मिलेगी। पिछले 10 वर्षों में गरीबी कम हुई है। हमारे देश
की आर्थिक शक्ति के रूप में हमारा देश उभरा है। हम सब लोग देख रहे हैं कि उसका असर कहीं न कहीं पर व्यक्ति आमदनी में भी बढ़ रही है। हर व्यक्ति यहाँ पर सक्षम हो रहा है। आज अगर प्रत्यक्ष रूप से किसी अर्थशास्त्री की नज़र से देखना हो तो उसके लिए आंकड़ों पर जाना पड़ेगा, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के रूप से देखें तो आज हर घर में एक मोटरसाइकिल की उपलब्धता है। और अगर मैं ये कहूँ कि हर मजदूर भी आज मोटरसाइकिल में अपना काम करने के लिए जा रहा है तो ये बड़ी बात नहीं है। हर गांव में मोटरसाइकिल है, हर घर में मोटरसाइकिल है। मैं पिछले 10 वर्षों में कभी किसी व्यक्ति के फटे हुए कपड़े नहीं देखा हूँ। ये मेरे लिए बड़े आश्चर्य का विषय है। अगर लंबे समय से हम लोग अपने समय में हम लोग खुद फटे हुए कपड़े पहनते थे, उसमें जोड़ होता था, टल्ली बोला जाता था, उन सभी बातों को देखते हुए आज किसी के कपड़े में फटने से पहले ही वो खराब हो जाता है, मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। आज प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ी है। कांग्रेस के द्वारा नए नए प्रकार के सगुफे छोड़े जाते हैं और उन्हीं सगुफों में एक है कि अमीरी और गरीबी की खाई बढ़ रही है। अगर लोग अपने श्रम के अनुसार, अपने परिश्रम और बुद्धि के और युक्ति के अनुसार अपने आमदनी को बढ़ाते हैं और उससे कोई न कोई उद्योग स्थापित करते हैं और उस उद्योग में हर व्यक्ति की, गरीब व्यक्ति की भी भूमिका होती है और उस व्यक्ति के माध्यम से भी कई प्रकार के लोगों को रोजगार मिलता है। तो रोजगार का ये अवसर गरीबी और अमीरी के बीच की खाई को मिटा रहा है। अनेक प्रकार के कर के माध्यम से जो उच्च वर्ग है उनसे कर लिया जाता है और जो निम्न वर्ग है उनको अनेक प्रकार से सहायता दी जाती है। जैसा कि आपके टॉपिक में आपने बताया ही है कि अनेक प्रकार की सुविधाएं लोगों को, सस्ता राशन, मुफ्त इलाज, चिकित्सा, शिक्षा, अनेक प्रकार की सब्सिडी दी जा रही है। किसानों को सब्सिडी दी जाने वाली सब्सिडी है। इसके माध्यम से इसको दूर करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि इस प्रयास में निश्चित रूप से पूर्णता नहीं है। इस प्रयास में अभी भी गुंजाइश बाकी है, हमेशा रहेगी, लेकिन लोगों की आमदनी निश्चित रूप से बढ़ रही है। आय इसका एक वो हो सकता है। हम 11वीं आर्थिक महाशक्ति से 5वीं महाशक्ति बन गए हैं। हम तीसरी महाशक्ति बनने की दिशा में अग्रसर हैं और मुझको नहीं लगता है कि इसके लिए और कोई प्रमाण की आवश्यकता है। करोड़ गरीब हैं, इसका आंकड़ा आपको कहाँ से मिला है? मैं तो आपसे ये प्रश्न करना चाहूँगा। मेरे ख्याल से जो आंकड़े हैं, पहले तो हालांकि आंकड़े मेरे हाथ में और मेरे जेब में भी नहीं हैं, लेकिन मैं जब भी इस पर बात करूंगा आंकड़ों के साथ ही बात कर पाऊंगा। 80 करोड़ अगर इस देश में गरीब हैं तो मैं समझता हूं कि सच में ये समस्या बहुत बड़ी है। हाँ, विरासत कानून आ जाने से इस देश की जो संस्कृति और सभ्यता है वो बचत की संस्कृति और सभ्यता है। हम जो भी कमाते हैं अपने लिए खर्च नहीं करते हैं, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाते हैं। राहुल जी की जो योजना है उसके हिसाब से ये हमारी जो आमदनी है और हमारा जो बचत है उसको कहीं ना कहीं इस प्रकार से उन लोगों को बांटने के लिए आमादा हैं जो किसी न किसी तरीके से देश के अंदर घुसपैठिए बन करके आ रहे हैं और अवैध रूप से देश में रह रहे हैं और जिनको उन्होंने अपना वोट बैंक समझ रखा है। ये उनके लिए, उनके हित की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का हमारी संपत्तियों को कोई लूटने के लिए अगर खड़ा हो जाएगा तो हम उसको इस देश से बाहर निकालने के बारे में जरूर सोचेंगे। तो आपको लगता है कि देश में विकास हो रहा है? बिल्कुल, बहुत अच्छे ढंग से विकास हो रहा है और पिछले 10 वर्षों का रिकॉर्ड डेवलपमेंट हुआ है। केवल एक दिशा में नहीं हुआ है, एक दिशा में नहीं हुआ है कि वो केवल विकास के लिए सड़क, बिजली, पानी ही नहीं, अध्यात्म भी जरूरी है, आध्यात्मिक विकास भी हुआ है। क्या मोदी जी तीसरी पारी भी खेलेंगे? मैं समझता हूं कि बिल्कुल खेलेंगे और बहुत दमदारी से खेलेंगे और ये तीसरी पारी जो होगी पिछले 2 पारियों को ध्वस्त करते हुए बड़ी मजबूत पारी खेलने वाले हैं। डबल इंजन की सरकार है, क्या समाज को, लोगों को इसका फायदा मिलेगा छत्तीसगढ़? 100% मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय पर भरोसा करने वाली है, अंतिम व्यक्ति का उदय करने वाली है। और अगर अब तक कई बार ऐसा संयोग नहीं बनता था कि केंद्र और प्रदेश में एक समान सरकार हो, इस बार बहुत अच्छा संयोग बना है। केंद्र में मोदी जी की सरकार बनेगी और राज्य में साय जी की सरकार है। दोनों को मिल करके सरगुजा के सर्वांगीण विकास का प्रयास किया जाएगा और मैं समझता हूं कि वो देखते बनेगा और दुनिया के लिए एक छत्तीसगढ़ राज्य एक मॉडल बनेगा। देखिए, गरीबी और अमीरी के बीच की खाई खत्म करने के मेरे हिसाब से 2 बेसिक तरीके हैं। एक है शिक्षा और दूसरा है रोजगार। अब रोजगार का तरीका कुछ भी हो सकता है। रोजगार का मतलब ये नहीं कि आपको सरकारी नौकरी ही मिले या उसमें आपका एक स्टार्टअप हो सकता है।
स्वरोजगार के माध्यम से भी जो है ये खाई पड़ सकती है। मेरे हिसाब से ये दो प्रमुख चीज़ें हैं जी। गरीबी का असली कारण देखिए, यदि उसका अपन शोध करें तो उसमें कई सारे विषय देखने को मिलते हैं कि इसके कारण क्या हो सकते हैं, लेकिन जो प्रमुख रूप से कारण है यदि हम छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक तो अशिक्षा है, शिक्षा की कमी है। दूसरा, रोजगार के जो पारंपरिक तरीके यहाँ पे अपनाए जा रहे हैं वो भी इसका एक कारण है। लोग गैर पारंपरिक तरीकों को घबराते हैं अपनाने से, वो भी एक कारण है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण जो मैं मानता हूँ वो मुफ्तखोरी है, जो ये सरकार लोगों को आज मुफ्तखोर बना रही है, मुफ्त में या बहुत कम दामों में अनाज देकर। ये गलत है। इससे लोगों को क्या है कि अपने पेट भरने लायक उन्हें अनाज मिल जा रहा है, वो खा पी रहे हैं, और उसके बाद एक अकर्मण्यता का खतरा जो है उनके ऊपर मंडरा रहा है। लोग अकर्मण्य होते जा रहे हैं, द विलिंगनेस टू वर्क खत्म हो रही है। ये बड़ी चिंता का विषय है, और मुझे लगता है कि गरीबी का एक कारण, एक बड़ा कारण ये भी है। तो देश में गरीबी और अमीरी के बीच का जो खाई है उसके लिए एक कानून शासन को बनाना चाहिए, और हमारे यहाँ जो आयकर चोरियाँ होती हैं और सबसे पहले उस पर बड़े स्तर पे शिकंजा कसाना चाहिए। और गरीबी उन्मूलन को हटाने के लिए यहाँ पर हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में बड़े बड़े अगर प्लांट लगाएं और बिजनेस शुरू किए जाएं तो उससे गरीबी रेखा कम हो सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ काम बड़े बिजनेस की बहुत कमियां हैं मध्य प्रदेश में। जैसे गुजरात में अगर देखें तो वहाँ पर इतना गरीबी नहीं है जितनी यहाँ पर मध्य प्रदेश में है। हमारे यहाँ सबसे पहले सरकार को गरीबी उन्मूलन हटाने के लिए यहाँ पर प्रयास करना चाहिए और बड़े बड़े यहाँ पर बिजनेस लाना चाहिए, जिससे कि लाखों लोगों को यहाँ पर बिजनेस मिलेगा, और बिजनेस मिलेगा तो स्वाभाविक रूप से गरीबी कुछ ना कुछ कम होगी। देश में जो गरीबी है, एक्चुअल में जो राशन शासन के द्वारा वितरण किया जा रहा है 80 करोड़ लोगों को, अगर उसकी सही ढंग से जांच की जाए तो उसमें से 50% लोग अनाधिकृत रूप से राशन ले रहे हैं, वो गरीबी रेखा के अंतर्गत नहीं आते हैं। और एक्चुअल जो गरीब को राशन मिलना चाहिए वो बिल्कुल नहीं मिलता है, क्योंकि जो व्यक्ति आज की डेट में राशन ले रहा है वो कहीं ना कहीं 4 व्हील गाड़ी का उपयोग कर रहा है और 2 व्हीलर 2-2 घर में 3-3 हैं, तो वो गरीबी रेखा के अंतर्गत बिल्कुल नहीं आते हैं। और ऐसे लोगों की राज्य स्तरीय एवं शासन को कलेक्टर स्तरीय रूप से उसमें जांच कराना चाहिए, और ऐसे लोग जो राशन ले रहे हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होना चाहिए, जिससे ओरिजिनल गरीबों को राशन मिल सके। गरीबी की सबसे बड़ा कारण ये है क्षमताओं में फर्क होना। आदमी पढ़ा लिखा नहीं है तो वही काम करेगा मजदूरी, जिसमें उसको आमदनी कम होगी। तो इसको मिटाने का सबसे बड़ा रास्ता ये है कि उसे शिक्षित किया जाए, शिक्षा रहे ताकि वो दुनिया को अच्छे से समझ सके। दूसरा, उसको स्किल सिखाई जाए, कोई ना कोई हुनर सिखाया जाए जिससे उसकी आमदनी बढ़े। और तो शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट, और शिक्षा भी ऐसी हो जो रोजगार परक हो, जिससे उससे रोजगार के रास्ते खुलते हों। आज के परिवेश में मैं देखता हूँ तो पिछले कुछ सालों में निश्चित तौर पर हर किसी का जीवन स्तर बढ़ा है। पहले हमारे यहाँ साइकिल से और पैदल आते थे मजदूर, आज मोटरसाइकिल से आते हैं, लेकिन फिर भी जो फर्क है वो तो कायम है। पर यह बात मानना होगा कि जीवन स्तर निश्चित तौर पर लोगों का बढ़ा है। बहुत पहले 2013-14 की याद आती है, जब प्रधानमंत्री के दावेदार थे और मोदी जी थे, तो उन्होंने यही कहा था, मैं ये वादा नहीं करता कि मैं आपके घर के बाहर एक मर्सिडीज खड़ी कर दूंगा, लेकिन मैं ये वादा जरूर करता हूं कि मैं आपको इस लायक बनाने का प्रयास जरूर करूंगा कि आप खुद की गाड़ी से कहीं जा सकें। तो ये कुल मिला के ये जो विजन था ये क्षमता के ही बढ़ाने के लिए था, जिसके लिए फिर स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम चले। जैसा कि हम भी सुनते हैं कितने करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठा दिया गया है। गरीबी रेखा से वो निश्चित तौर पर ऊपर उठ चुके हैं, लेकिन उसी ही मात्रा में अमीरों की अमीरी भी बढ़ी है। तो हम इस फर्क को देख के परेशान होने के बजाय हम सिर्फ अपना ध्यान जो है गरीबों पे केंद्रित करें कि उनकी उन्नति कैसे, उनको कैसे विकास किया जाए, ये ज्यादा जरूरी। और मैं सोचता हूँ इस दिशा में कार्य हो रहा है। सच कहा जाए तो भारतीय राजनीति में जितने राजनीतिक दल हैं
वो सब मिलकर गरीबी को बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि इसी गरीबी से सत्ता की चाबी निकलती है और उसका लाभ जो है राजनीतिक दल उठाते हैं। बीच में बातें भी हुई थी समान नागरिक संहिता की, कि एक विकल्प हो सकता है, लेकिन उस पर सहमति बनाना बहुत कठिन है। और कांग्रेस के एक जो राहुल बाबा है, उनकी जो दादी है इंदिरा गांधी, उन्होंने 1971-72 में नारा दिया था गरीबी हटाओ। वो तो गरीबी पूरी कोशिश करने के बाद हटा नहीं पाई। अब ये जो है राहुल गांधी, ये कहते हैं चुटकियों में गरीबी हटा देंगे। तो ये नाटकबाजी को देश अब समझने लगा है और 75 साल का प्रजातंत्र का अनुभव ये बताता है कि इस देश के लिए प्रजातंत्र अभी परिपक्व नहीं है। एक तरफ तो हम चपरासी की नौकरी के लिए 8वीं पास व्यक्ति की अर्हता रखते हैं, योग्यता रखते हैं, लेकिन कैबिनेट मंत्री बनना है तो अनपढ़ आदमी भी चलेगा। तो ये जो डेमोक्रेसी की विचित्रता है, इस विचित्रता को दूर करने, हल करने का कोई राजनीतिक दल लगातार सत्ता में रहने के बावजूद हल नहीं करता। आरक्षण को भी एक मुद्दा माना जाता है कि एक आदिवासी के पास भी 20 एकड़ जमीन हो सकती है, एक गरीब ब्राह्मण के पास भी एक समय की रोटी के लिए पैसा नहीं हो सकता है। तो ये जो भिन्नता है, इसको दूर करने के प्रयास किसी सरकार ने नहीं किया। और इस डेमोक्रेसी में ये जो खर्चीले चुनाव है, जिसमें एक ईमानदार आदमी, एक गरीब आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता, ऐसी स्थितियां डेमोक्रेटिक सिस्टम में बनाकर रखी गई है। इससे गरीबी दूर नहीं होने वाली, इसमें कोई शक नहीं है। सारे राजनीतिक दल, जैसा कि मैंने कहा, गरीबी को बनाए रखना चाहते हैं ताकि उनको सत्ता मिलती रहे। आप देखिए, एक तरफ अगर 1000 रुपये महीना महिलाओं को दिया जा रहा है, तो एक राजनीतिक दल बोलता है हमें 8,333 रुपये देंगे। तो ये इस रास्ते से क्या गरीबी हटेगी? इस प्रलोभन के रास्ते से, झूठी घोषणाओं से क्या गरीबी हटेगी? देश की 70 करोड़ महिलाओं को कौन सा राजनीतिक दल 8,333 रुपये दे सकता है? ये अरबों रुपए की अर्थव्यवस्था कहां से आएगी? तो ये जो नाटकबाजी देश में चल रही है, अब लोग समझने लग गए हैं। मैंने फिर कहा कि लोकतंत्र भारत के लिए तैयार नहीं है और आधार योग्यता बने। हम बोलते हैं कि अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम ही रखना है तो दुनिया की जितनी भी खराब शासन प्रणालियां हैं, तो मेरा अनुभव है सबसे कम खराब प्रजातंत्र ही है। लेकिन इसके जो चोर दरवाजे हैं, जिसका फायदा बड़े लोग उठा लेते हैं, ये चोर दरवाजा बंद होना चाहिए, तभी कुछ समस्या हल हो सकती है और आधार योग्यता हो। जैसा कि मैंने पहले कहा कि अगर आपको एमएलए का चुनाव लड़ना है, एमपी का चुनाव लड़ना है, तो कम से कम आपका मैट्रिक पास होना जरूरी है। और यही फार्मूला उन गरीबों पर भी लागू होगा, उन गरीबों पर भी लागू होगा जिन्हें कम से कम 8वीं पास होना जरूरी है। देश का अगर निर्माण करना है, जिस तरह निर्माण के उत्थान की बातें चल रही है, देश का अगर उत्थान करना है तो मतदाता को भी कम से कम 8वीं पास होना चाहिए। इससे फायदा ये होगा कि लोगों में पढ़ने के प्रति एक ललक पैदा होगी। लोग अनिवार्य रूप से शिक्षा प्राप्त करना चाहेंगे ताकि देश में उनकी सहभागिता बने, देश के निर्माण में, और शिक्षा के प्रति एक आकर्षण बने। तो ये सारी चीजें हैं। और गरीबी हटाओ कल भी नारा था, आज भी नारा है। जब तक सत्ता में ईमानदार लोग नहीं आ जाते, ये गरीबी बनी रहेगी। इस गरीबी से सबको फायदा है। ये गरीबी सबको दिल्ली की कुर्सी तक पहुंचाती है, रायपुर राजधानी तक पहुंचाती है। इसलिए ये एक कहने से जुमला है, कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दरअसल बात ये है कि जब से हम लोग आज़ाद हुए तब से आज तक गरीबी को मिटाने की कोशिश किसी भी सरकार ने नहीं की। और जहाँ तक मेरा विचार है कि जो गरीब है गरीब ही रहा है, और जितने उद्योगपति हैं वो ज़्यादातर लोग कामयाब हुए हैं, चाहे किसी भी तरीके से हो, भ्रष्टाचार के तरीके से हो या अवैध कमाई के तरीके से हो, ये लोग काफ़ी प्रगति किए हैं। और यहाँ तक देखिए, मेरा अंदाज है जो लोग आज से 20 या 25 साल पहले एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी, वो आज 2-2, 3-3 कंपनियों के मालिक हैं। और जहाँ तक मेरा विचार ये है कि जितने बड़े लोग हैं ये अपने नीचे स्तर के अपने कर्मचारियों को थोड़ा सहूलियत दें और उनकी ज़रूरतों के हिसाब से इन्हीं लोग ही पूरी कर सकते हैं। सरकार को मैं नहीं समझता कि पूरी के तरीके से इनको संतुष्ट कर पाए। लेकिन जहाँ तक बड़े बड़े उद्योगपति हैं, हम तो इन्हीं से निवेदन करेंगे जो आपके अंदर में काम करते हैं, जितने भी उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, जो भी है, उनके अंदर में जो काम करते हैं उनको सुविधा देने के लिए वो कोशिश करनी चाहिए
और उनको गरीबी हटाने के लिए उनको मदद करनी चाहिए। सरकार तमाम योजनाएं लाती है स्वावलंबी बनाने के लिए, क्या वजह है कि जो बीच का खाई है उसको नहीं पाट पा रही है? और अगर क्या लगता है आपको कि उनकी जो कानून हो या संपत्ति हो सभी को समान कर दे तो क्या गरीबी दूर हो सकती है? राजनीति तालमेल की एक वजह है। मैं जहाँ तक मेरा विचार है, जितनी पार्टियां हैं इतनी पार्टियां बन चुके हैं जो गरीबों से भी ज्यादा आबादी के ऊपर लगती हैं मुझे, जहाँ तक मेरा विचार है। और इन लोग आपसी तालमेल, अगर कोई सरकार कोई अच्छा काम करना चाहती है तो विपक्ष कोई भी पार्टी का हो उसको सही ढंग से करने नहीं देता, जहाँ तक मेरा विचार है। तो तालमेल जो भी जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं उनका तालमेल होना बहुत जरूरी है कि अगर ये गरीब है तो हम दोनों मिलके इसको कैसे हटाएं। लेकिन वो है एक राजनीति करता है एक पार्टी, दूसरा राजनीति दूसरे ढंग से राजनीति करता है। वो अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश करते हैं और लेकिन वो भुगतना जनता को ही पड़ता है। जहाँ तक मेरा विचार है, राजनीतिक पार्टियां विचारधारा एक हो, कोई गड्ढा है उसको पाटने के लिए दोनों पार्टियों को आना चाहिए। एक आंदोलन करता है, दूसरा बोलता है कि नहीं ये ठीक नहीं हो रहा है, यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। हो पाएगी कभी? अब जहाँ तक मेरा विचार है भैया, राजनीतिक पार्टियां एक होकर और व्यापारी वर्ग, उद्योगपति, ये सब मिलके अगर करें तो गरीबी। देखिए, गरीबी जो अभी तक कम नहीं हो पाई है, बढ़ना तो ठीक है, जो अभी तक कम नहीं हो पाई है, सरकार ने इतनी सारी योजनाएं गरीबों के लिए निकाली है और उनका क्रियान्वयन भी समय पे होता रहा है। लेकिन एक तो सबसे पहला ये कारण है कि जो योजना निकालती है सरकार गरीबों के लिए, उसका पूरा लाभ गरीबों को नहीं मिल पा रहा है। वो योजनाएं सीधी पूरी तरीके से गरीबों तक नहीं पहुंच रही है। कुछ प्रतिशत हिस्सा जरूर पहुंचता है, लेकिन कुछ प्रतिशत हिस्सा पहुंचने से रह जाता है। इस वजह से जो गरीबी जिस अनुपात में कम होनी चाहिए वो कम नहीं हो पा रही। दूसरी चीज़ है कि क्योंकि गरीब भी भारत देश के ही नागरिक हैं, तो उनको भी हर प्रकार के टैक्सेस और ये सारी चीज़ें जो देश की कीमतें हैं, ये सब इनका सामना उनको भी करना पड़ता है। और कीमतें जो हैं अभी कम नहीं हो पा रही है उस अनुपात में जिस हिसाब से उनको कम होना चाहिए। इस वजह से भी गरीबी जो है कम नहीं हो पा रही, क्योंकि अगर किसी मनुष्य की, अपने नागरिक की क्रय शक्ति बढ़ेगी तभी वो ज़्यादा अपने अच्छी तरीके से विकास कर पाएगा और आर्थिक रूप से अपने आप को सशक्त पाएगा। लेकिन अभी क्या है, वर्तमान में क्रय शक्ति जो है वो अभी उस अनुपात में उतनी बढ़ नहीं पा रही है। क्रय शक्ति धीरे धीरे क्रमशः कम होते जा रही है, क्योंकि रुपये का जो मूल्य है वो बढ़ते जा रहा है। इस वजह से भी गरीबी जो है वो कम नहीं हो पा रही है। गरीबी और अमीरी के बीच के खाई को कैसे पार सकते हैं? गरीबी और अमीरी के बीच की खाई को ऐसा है कि इसमें समाज जो समानता का जो है वो लाना पड़ेगा प्रभाव में। क्या लगता है कि क्या विरासत कानून या फिर संपत्ति का जो समान बंटवारा है वो नहीं हो पा रहा है, ये एक वजह मानते हैं गरीबी की? अगर समानता सबके अधिकार में सबको अगर मिल जाए तो लगता है कि गरीबी दूर हो सकती है। गरीबी को दूर होने का कुछ उपाय भी है। गरीबी को दूर किया जा सकता है ना। इसके लिए ये जो अमीर लोग हैं वो गरीबों की तरफ, उनके तरफ हाथ बढ़ाएं, उनको अपने साथ, उनको ऊपर उठने में मदद करें, उनके आर्थिक मदद करें, या जिस प्रकार से भी हो सकता है उनको ऊपर उठने में मदद किया जाए। गरीबों को तो अपने आप ये क्या है, धीरे धीरे समानता की ओर ये अग्रसर होते जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि अमीर और गरीब में एकदम समानता हो जाएगी। ये एक हमारे देश के लिए बहुत बड़ी जटिल समस्या है। अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब जो है और गरीब होते जा रहा है। और इसको जो हम दोनों को पटरी में अगर लाने की कोशिश करें तो काफ़ी हद तक ये जो समस्या है दूर की जा सकती है। जैसे हम देखेंगे कि अनेक रईसज़ादे ऐसे हैं जिनके पास इफरात दौलत है। उन दौलत को अगर सरकार अगर कुछ कानून ऐसा बनाए, उन दौलत को और उनकी संपत्ति का जो है एक ऐसा टारगेट रखे कि हमको इतना से इतना संपत्ति रखना है, इससे अधिक नहीं रखना है, और उस संपत्ति को अगर सरकार अपने जो है अंडर में ले
और उस संपत्ति को लेकर कुछ ऐसे गरीब जिनके पास घर नहीं है, मकान नहीं है, उन गरीबों को वो संपत्ति दे। और या फिर ऐसा करे कि कुछ और उपाय वो भी है कि यानी लोगों को आज बेरोजगार हैं, नौकरी नहीं मिल रही, मजदूर है, मजदूरी है, उनके बाल बच्चे भी मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कोई ऐसा योजना सरकार को लानी चाहिए जिससे ये खाई दूर हो सके। और काफ़ी हद तक जैसे मैं बोल रहा हूँ कि यानी अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते। अमीरों का जो है जो आंकलन करना चाहिए, किसके पास कितने संपत्ति है, उस संपत्ति को अगर सरकार कुछ ऐसे कानून बना के, अगर बहुत ये समस्या तो जटिल है, लेकिन अगर कोई कड़ी कानून बना के इनके संपत्ति को अपने अंडर में ले और उसको अगर जो है इन गरीबों के हक में कुछ संपत्ति को बंटवारा करे तो काफ़ी हद तक जो है ये समस्या हल हो सकती है। देखिए, कोई भी प्रधानमंत्री, चाहे वो मोदी जी हो या पूर्व के भी प्रधानमंत्री, विकास सभी चाहते हैं और सभी विकास करते हैं, लेकिन उसको गरीबी से आप जोड़ के देखेंगे तो वो दोनों अलग अलग पैमाना है। 80 करोड़ लोग यदि गरीब हैं, उनको आप मुफ्त में राशन उपलब्ध करा रहे हैं, तो फिर विकास की अवधारणा तो अलग ही चीज़ हो गई ना। आप यदि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, पुलिया बना रहे हैं और भी नए बड़े प्रोजेक्ट ला रहे हैं, वो एक विकास का माना जा सकता है पैमाना। लेकिन गरीब जो लोग हैं उनका जीवन स्तर कैसे उठे, ये प्रमुख चीज़ है। इसमें मेरे ख्याल से कोई बहुत ज़्यादा राजनीतिक बातें होनी भी नहीं चाहिए। किसी भी हालत में हमारे देश की गरीबी, हमारे देश की बढ़ती जनसंख्या को एक मजबूत अस्त्र बनाना चाहिए, जो भी सरकार हो। उसका मुख्य आधार ये है कि आप शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन जरूर करें। परंपरागत जो शिक्षा चली आ रही है उसके बजाय तकनीकी शिक्षा को आपको महत्व देना होगा। और सभी व्यक्तियों को जब तक आप स्वावलंबी नहीं बना पाएंगे, जब तक वो स्वयं उद्यमी नहीं होंगे, क्योंकि सारे लोगों को रोजगार नौकरी के आधार पर नहीं दिया जा सकता। रोजगार उनको अपना व्यवसाय, उद्योग, अन्य इसी तरह के कार्य कर करके ही उनको स्वावलंबी बनना पड़ेगा। उनको भी समाज में वैसी ही प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए जैसे कि एक शासकीय सेवक की होती है। यदि छोटा से छोटा भी कोई कारोबार कर रहा है, छोटा से छोटा कोई उद्यम लगा के काम कर रहा है, कोई रोजगार कर रहा है, तो उसकी भी प्रतिष्ठा, उसकी भी इज्जत अच्छी हो समाज में, ये सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। साथ में जितना अधिक तकनीकी शिक्षा को विकसित करेंगे, तभी ये गरीबी वाला जो बात है, गरीबी दूर हो पाएगी। देखिए, मोदी जी क्या कह रहे हैं वो तो मोदी जी ही को स्पष्ट कर सकते हैं, लेकिन जो भी आंकड़े होते हैं, अभी आप यदि आंकड़ों की बात करेंगे तो 2023 का आंकड़ा आप उठा करके देख लीजिए। विश्व खुशहाली का जो सूचकांक है, जिसे हम हैप्पीनेस इंडेक्स के नाम से जानते हैं, उसमें हमारा भारत 150 देशों की लिस्ट में 126वें पायदान पर है। यदि भारत 126वें पायदान पर है तो वो कितना खुशहाल है, इसका अंदाजा तो खुद लगाया जा सकता है। ये किसी पर आरोप नहीं है, ये आंकड़े हैं, आप तुरंत उठा के देख लीजिए। बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो पहले पायदान पे है, अमेरिका, जर्मनी जैसे 20वें पायदान पे है। उसके बावजूद तीसरी महाशक्ति बनने की बात कहने वाले, विश्व गुरु का तमगा लगाने वाले, यदि इस आंकड़े को नहीं देख पा रहे कि हमारे देश की खुशहाली का सूचकांक कहाँ है, हम 126वें पायदान पर है साहब, तो फिर उसको तो उस विषय में अब वही अच्छा स्पष्टीकरण मतलब उधर से ही आ सकता है। बहरहाल खुशहाली, गरीबी दोनों पैरेलल चलते हैं। यदि वो विकसित होंगे, अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर रहे हैं, मान सम्मान से जी रहे हैं, अपनी अर्निंग खुद कर रहे हैं, वो किसी पर डिपेंड नहीं है, सरकार पर भी क्यों ना। यदि आप मुफ्त की रेवड़ी बांटते रहेंगे और उनकी आदत खराब करते रहेंगे तो कभी भी फिर खुशहाली जैसी बात को तो आप भूल जाइए। गरीबी भी आपके लिए एक नारा होता रहेगा और आप राजनीतिक रूप से गरीबी हटाओ करते रहेंगे, लेकिन गरीबी हट नहीं पाएगी। वो एक तरह से यदि इसका सही आकलन होना चाहिए, सही गणना होनी चाहिए, सही जानकारी होनी चाहिए,
बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो संपन्न हैं लेकिन सरकारी सुविधा का लाभ लेने के लिए गरीब बने हुए हैं। तो इन सब चीज़ों पर भी तो ध्यान देना चाहिए, उन सब चीज़ों को लाएं सामने। और एनी कैसे भी करके जब तक स्वावलंबी आप नहीं बनाएंगे यहाँ के लोगों को, जब तक उनको रोजगार मुहैया ऐसा नहीं होगा कि वो तकनीकी आधार पे खुद ही अर्न करें और इज्जत और प्रतिष्ठा से जीवन जिए, तभी गरीबी दूर हो पाएगी। देखिए, देश में जो भी राजनेता बड़े स्तर पे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या अन्य बड़े मंत्री, उनकी सोच में जब तक डबल इंजन, ट्रिपल इंजन या सिंगल इंजन की बात ना हो करके सिर्फ और सिर्फ देश का विकास और देश के लोगों की खुशहाली कैसे आएगी, यदि वो होगा तो वो समान आधार पर बिना पार्टी पे भेदभाव किए, यदि डबल इंजन की सरकार नहीं है तो पर भी वो दूसरे राज्यों की खुशहाली के लिए समान रूप से अर्थ का बंटवारा करेंगे, उनको वित्तीय सहायता मुहैया कराएंगे, तो बराबर से सब सरकारें अपना अपना काम अच्छे से करेंगी और लोगों की स्थिति सुदृढ़ होगी। देश में शिक्षा का विस्तार नहीं होगा जब तक देश की जो आबादी है वो शिक्षित नहीं होगी, तब तक ये समस्या हमेशा रहेगी। लोग शिक्षित होंगे, शिक्षित होने के बाद उन्हें रोजगार के संसाधन भी दिए जाएं। शिक्षित व्यक्ति उन्नति के बारे में सोचता है, और अगर अशिक्षित है तो उसे जो रास्ता बताया दिया जाता है उस पर चलने लगता है, अंधानुकरण करने लगता है। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी। गरीबी हटाने का कोई कानून भारत सरकार ने नहीं बनाया है और ना ही बन सकता है। गरीबी केवल एक ही चीज़ से हट सकती है, वो जब आप शिक्षित होंगे, जागरूक होंगे, संसाधनों का आपको ज्ञान होगा, आप वो संसाधनों की तरफ जाएंगे। आज आप उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, जैसे एक मोबाइल है, अनपढ़ आदमी भी चला रहा है, अनपढ़ आदमी व्हाट्सएप भी चलाता है, फेसबुक भी चलाता है। मैं लोगों में बुद्धि तो है, सिर्फ बात यह कि उसे रास्ते पता नहीं है। वो शिक्षित होगा, उसे रास्ते मालूम होंगे कि मेरा आर्थिक उत्थान कैसे हो सकता है। बाकी ये आप भारत में आर्थिक समानता, भारत में नहीं, किसी विश्व में किसी में नहीं ला सकते आप। आर्थिक समानता का सपना ही असत्य है, नहीं आ सकता। हर व्यक्ति अपने स्तर से ऊपर बढ़ना चाहता है। मनुष्य की जन्म से प्रवृत्ति होती है। मनुष्य जो है वो जन्म से पूंजीवादी है। एक बच्चे के पास एक खिलौना है ना, तो वो दूसरे का भी छीनता है। ये नेचर है, ह्यूमन नेचर है। लेकिन गरीबी है, गरीबी को हटाने का जो तरीका है वो शिक्षा है। आप शिक्षित होंगे, अपने ही संसाधनों का विस्तार करेंगे। जैसे कोई किसान है, अगर शिक्षित किसान है तो अच्छी खेती करेगा। जैसे कोई बार्बर है, अगर शिक्षित बार्बर है तो अच्छी सैलून खोलेगा, उन्नति करेगा। आर्थिक असमानता को दूर करने का एकमात्र उपाय शिक्षा ही है, जागरूकता ही है। गरीबी और अमीरी की खाई को मिटाने का सीधा सा नियम है कि तमाम संसाधनों को देश के हर नागरिकों में समान अनुपात में वितरण कर दिया जाए, तो गरीबी नामक अभिशाप देश से मिट जाएगा। विकसित देशों में आप देख लीजिए कि तमाम वर्गों में, तमाम नागरिकों में देश के संसाधनों का समान वितरण होता है, समान अवसर दी जाती है। किंतु दुर्भाग्य है कि आज़ादी के 75 साल से ऊपर होने के बाद भी भारत देश में जो देश के 5 प्रमुख स्तंभ कहा जाता है, जिसमें न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, मीडिया और उद्योग का क्षेत्र है, उसमें आप वितरण देखिए तो कुछ मैं जाति पर बात करूंगा, क्योंकि ये देश जो है जाति प्रधान है, धर्म प्रधान है। क्यों? क्योंकि किसी की शादी करना है, किसी की ब्याह करना है, कोई भी लेन देन करना है तो लोग जाति देखकर लेन देन करते हैं। हर व्यक्ति अपने नाम के साथ जाति और सरनेम लिखता है। इसलिए इस देश के तमाम संसाधनों में देख लीजिए, उद्योग घराने, चंद पूंजीपति जो है वो एक ही वर्ग के लोग हैं। न्यायपालिका के जो शीर्ष पर बैठे हुए हैं वो उसी घराने के लोग हैं। विधायिका के जो शीर्ष पर बैठे हैं वो उसी घराने के लोग हैं, और कार्यपालिका के जो कंट्रोल कर रहे हैं वो भी उसी घराने के लोग हैं। तो जब इस देश के तमाम संसाधनों को केवल एक वर्ग के लोग कंट्रोल करें तो कैसे इस देश से गरीबी मिट जाएगी? गरीबी मिटाने का नारा केवल देश के 90% लोगों के साथ मजाक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर हमारे जनप्रतिनिधि वाकई इस देश से गरीबी नामक अभिशाप को मिटाना चाहते हैं तो देश में प्रत्येक जातियों का, प्रत्येक वर्गों का जाति जनगणना करवाए और उनकी जनसंख्या के अनुपात पर तमाम संसाधनों का समान वितरण करे। निश्चित तौर से यह देश विकसित राष्ट्र और विश्व गुरु बनने में से इस देश को नहीं रोक सकता।
मेरा मानना है कि सरकारें गरीब लोगों के लिए जितनी योजनाएं और ये सब वो चला रही हैं, उनके लिए सभी वर्गों के लिए शिक्षा और जो स्वास्थ्य का वो इनको सबसे पहले बराबर उस पर करना पड़ेगा। ये जो मुफ्त खाद्यान्न योजना और जितनी भी सरकार की योजनाएं, ये सभी वर्गों के लिए होना चाहिए।